Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, welcome to all of you. My name is Shankhunath Banerjee and I'm a social science teacher and I'm cordially welcome you to my channel. सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़कम। मेरा नाम है शंखुनाथ बनर्जी और मैं एक सोशल साइंस टीचर हूं। मैं आप सभी को मेरे चैनल में एक तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस पोर्शन से चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 क्यों है? क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर से पार्ट 1 बनाया था जिसमें हम लोग साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंस पोर्शन सर नेल्सन मैंडेला के बारे में डिटेलिंग में डिस्कस किए थे और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज जो इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब है। द डिस्कसिंग इश्यूज आर द फर्स्ट वन, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है या हमारे जीवन में एक संविधान की जरूरत क्यों होती है? द सेकेंड वन इज दैट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे तैयार हुआ या कैसे बना? द थर्ड वन इज दैट द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बना, इसका जो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। तो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होने ही वाला है क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हो और इस वीडियो को पूरा डिटेलिंग में पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको भी पूरा पेशेंस के साथ, पूरा धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप लोग इस पूरा पोर्शन को अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स डिस्कस द पोर्शन ऑफ 3.2 व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं और साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग क्यों ज़रूरत होता है। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do। तो हम लोग जब साउथ अफ्रीका का जो इंडिपेंडेंस पोर्शन पढ़ रहे थे तब हम लोग समझ गए थे कि साउथ अफ्रीका आज़ाद होने के बाद एक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या महत्व या इंपॉर्टेंस रखता है और ये संविधान हम लोगों को क्यों चाहिए? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals। चलिए फिर से रिकैप में चलते हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था और वहाँ पे द ऑपरेसर यानी जो वाइट यूरोपियंस जो थे वो लोग क्या करते थे, पहले जो ब्लैक या नेटिव अफ्रीकन्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो उनका जो नया डेमोक्रेसी आ रहा था उस नए डेमोक्रेसी के जो प्लान था उसमें वो लोग ये प्लान कर रहे थे कि कैसे वो वाइट अफ्रीकन्स और ब्लैक अफ्रीकन्स दोनों मिलके एक साथ समानता के साथ रह सके। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। ये बहुत आसान मामला नहीं था जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि वाइट यूरोपियंस और ब्लैक अफ्रीकन्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करे या भरोसा करे। दे हैड देयर फियर्स, दोनों का ये अलग अलग सा डर था, दोनों में ही मतलब दोनों जाति में ही अलग अलग डर था, अपना अपना डर था। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वो लोग अपने जो इंटरेस्ट थे, जो इच्छाएं थे उनको वो बचाना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट, ये जो ब्लैक मेजोरिटी थी यानी ब्लैक अफ्रीकन्स ये पूरी तरीके से निश्चिंत होने के लिए उत्सुक थे दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी जो नया जो डेमोक्रेटिक यानी गणतंत्र जो रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक के फेवर में रहेगा और इसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज वो लोग नहीं चाहते थे। दे वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे वो पूरी तरीके से या संपूर्ण तरीके से वो लोग चाहते थे कि उनको सामाजिक और अर्थनीतिक जो अधिकार है उनको वो दिया जाए। क्योंकि जब ये वाइट यूरोपियंस का राज था तब उन्होंने क्या किया था, पूरी तरीके से ब्लैक अफ्रीकन्स को निगलेक्ट किया था, उनके ऊपर अत्याचार किया था, उनको उनके राइट से वंचित किया था। द वाइट्स माइनॉरिटीज was keen to protect its privileges and property। और उधर क्या था, जो व्हाइट माइनॉरिटी थे यानी व्हाइट यूरोपियन थे वो लोग तो ये देश छोड़ के नहीं जा रहे थे, लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि उनको जो पुराना वाला जो अधिकार था, जो सुख वो भोग करते थे और उनका जो प्रॉपर्टीज था उनसे वो किसी भी तरीके से ना छीना जाए, यानी वो उनका जो पुराना सब जो चीज़ है उनके पास प्रोटेक्टेड रहे, यही वो चाहते थे। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज। तो काफ़ी देर तक यह लंबा बातचीत करने के बाद दोनों पार्टीज यानी यहाँ पे वाइट यूरोपियंस और ब्लैक अफ्रीकन्स दोनों मिलकर एक समझौते पे आए। द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट
ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो ये जो गोरे थे यानी वाइट यूरोपियंस, ये लोग जो ब्लैक मेजोरिटी का जो प्रिंसिपल था वो पूरी तरीके से उन्होंने मान लिया, और वन पर्सन वन वोट मतलब एक आदमी एक वोट, इस जो नीति या नियम था इनको भी उन्होंने मान लिया। They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers। यहाँ पे जो गोरे लोग थे वो लोग ये भी मान लिए कि जो गरीब लोग थे, गरीब अफ्रीकन्स, और जो श्रमिक लोग यानी वर्कर्स लोग थे, उनका भी कुछ बेसिक राइट्स है, ये लोग ये भी उन्होंने पूरी तरीके से मान लिया। ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। ये जो ब्लैक अफ्रीकन्स थी उन्होंने भी ये मान लिया कि हालांकि उनका ही सरकार गठन हो रहा है, लेकिन उनका सरकार ओवरऑल हेड नहीं हो सकता है, यानी वो लोग शासन में रहेंगे, वो लोग पावर में रहेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से वो लोग इलीगल या अनफेयर काम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे आजादी से पहले व्हाइट यूरोपियंस ने उनके प्रति किया था। They agreed that the majority would not take away the property of the white minority। और उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा किया था या ये मान लिया था कि वो हालांकि ब्लैक मेजोरिटी रहेगा, लेकिन ब्लैक मेजोरिटी रहते हुए भी वो किसी भी तरीके से व्हाइट माइनॉरिटी से यानी जो गोरे यूरोपियंस थे उनसे उनका हक या जमीन जायदाद कुछ भी नहीं छीनेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। ये जो कॉम्प्रोमाइज या समझौता किया गया था ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? ये क्या मतलब कैसे ये हो सकता है कि जो ये कंप्रोमाइज या समझौता किया गया था ये इन फ्यूचर में जाके इम्प्लीमेंटेड होगा? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, हालांकि अगर वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना भी शुरू कर दे, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? लेकिन इसमें क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर में जाके ये जो वादा या ट्रस्ट जो है ये नहीं टूटेगा? यानी एक अनिश्चित वातावरण शुरू हो गया था वहां पे अफ्रीका में। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। इस अनिश्चित हालात में विश्वास सृष्टि करने का और उसको बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि जो भी नियम बने वो लिखित रूप में मिले और वो सबके द्वारा मान्य हो। कि अगर कोई भी नियम वर्बली अनाउंस किया जाए तो वो कहीं भी समय किसी भी समय उसको नकारा जा सकता है, लेकिन अगर वो लिखित रूप में हो तो उसको नकारने की कोई वजह नहीं होती, वो पूरे सबूत के साथ हाथ में रहता है हमेशा के लिए। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। ये जो रूल्स या नियम बनाया गया है ये यही दर्शाता था कि फ्यूचर में यानी भविष्य में जो नेता है उसको कैसे चुना जाए, क्योंकि इसके पहले जो साउथ अफ्रीका था वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक बोल सकते हो या डिक्टेटरशिप के अंडर में था, लेकिन जब वो डेमोक्रेटिक बन गया, डेमोक्रेसी का कुछ जो रूल्स है उसमें ये रूल्स आता है कि इन फ्यूचर में जो नेता चुने जाएंगे या लीडर्स चुने जाएंगे वो इसी रूल्स के अंडर में आते हैं, मतलब जो संविधान में लिखा है उसके अंडर में ही आते हैं। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do। ये नियम ये भी दर्शाता है या स्थिर करता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी चुने हुए नेता या सरकार जो आएगी उनके पास कितना क्षमता होगा और वो उस क्षमता में कितना यूज कर सकते हैं और उनके पास कितना क्षमता नहीं हो सकता है। यानी कोई भी पावर में आके किसी भी तरीके का मनमानी नहीं कर सकता है। एक लिमिट रहता है कि डेमोक्रेसी के आधार पे जितना वैध है या लिमिट है आप उसके अंदर ही आप लोग अपना पावर को यूज कर सकते हो, उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं। Finally, these rules decide the rights of the citizen। These rules will work only if the winner cannot change them very easily। अंत में ये कह सकते हैं कि ये जो नियम आया था संविधान का, इसमें नागरिकों का जो अधिकार है इसमें वो कहा गया था, और दूसरा बात ये है कि ये जो नियम है तब तक लागू हो सकता है जब तक कोई विजयी प्रार्थी उसको आसानी से ना चेंज करे। यानी कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब वहां पे एक मेन जो चीज आता है वो है नागरिकों का अधिकार या सिविल राइट्स या राइट्स ऑफ द सिटीजन, और दूसरा है कि वो अधिकार तब तक ही कायम रह सकता है जब तक जो विनर यानी जो नेता होता है वो आके उसको आसानी से ना चेंज कर दे। दिस इज वॉट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। जैसे कहा गया था नए जो साउथ अफ्रीका बना था उसमें हर एक साउथ अफ्रीकन्स यानी साउथ अफ्रीका के जो नागरिक थे उन्होंने वैसा ही किया था। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल। वो कुछ बेसिक रूल्स जो थे उसमें वो राजी हो गए थे। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। और वो ये भी मानने के लिए तैयार हो गए थे कि ये जो नियम कानून है ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। और कोई भी गवर्नमेंट चाहे कोई भी सरकार आए इस नियम को कोई भी नहीं बदल सकता है।
दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेसिक रूल्स का जो सेट है, यानी नियम का जो आप लोग बोल सकते हैं तालिका है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पहले भी बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है बेसिक रूल्स व्हिच शुड बी अबाइड बाय एवरीवन इन ए पर्टिकुलर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। संविधान बनाने के अलावा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पास और कोई रास्ता नहीं था। क्यों नहीं था? एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक कंट्री में या हर एक देश में अलग अलग ग्रुप्स के पीपल या लोग रहते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। लेकिन वो जो कंट्री या देश में है, उनके देश में जो संपर्क था अलग अलग ग्रुप में, वो साउथ अफ्रीका में बसे हुए व्हाइट्स और ब्लैक्स के जैसा घटिया संपर्क कहीं नहीं था। पहले ही हम लोग साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में जो डिफरेंस था, जो दंगे थे, झमेला था, उसको लेके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि अगर संविधान नहीं बनता तो ये दंगे या पर्टिकुलर जो भेदभाव था या झगड़ा था ये रह जाता। तो इसलिए क्या समझाया जा रहा है कि संविधान बनाना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। हम लोग ये जानते हैं कि पूरा विश्व में अलग अलग देशों में लोगों का अलग अलग ओपिनियंस रहता है और इंटरेस्ट रहता है। ये अलग अलग ओपिनियन और इंटरेस्ट की वजह से ही डाइवर्सिटी का जन्म होता है। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे गणतंत्र रहे या ना रहे, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इस विश्व में जितने भी कंट्रीज है, नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। कुछ ना कुछ उनका बेसिक रूल्स चाहिए, क्योंकि अगर कुछ बेसिक रूल्स नहीं रहेगा तो सब कुछ इनडिसिप्लिन हो जाएगा और लोग अपने मन मुताबिक चलेंगे और कंट्रीज कभी भी डेवलप नहीं होता रहेगा और झमेला और झगड़ा हर वक्त रहेगा। These basic rules applies not just to governments। ये जो बेसिक रूल्स है ये केवल गवर्नमेंट या सरकार के ऊपर ही लागू नहीं होता है। Any association needs to have its constitution। कोई भी एसोसिएशन जब बनता है, संस्था बनता है, तो उसको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। It could be a club in your area, a cooperative society or a political party। They all need a constitution। चाहे आपके इलाके में कोई क्लब हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, उनको अपना जो संस्था चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो संविधान होता है एक बेसिक रूल्स पे चलता है और ये सबको एक डिसिप्लिन में लाता है। तो संविधान को छोड़ के कोई भी संस्था या एसोसिएशन कभी भी नहीं बन सकता है। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किसको कह सकते हैं? संविधान किसी भी एक देश का एक लिखित रूप से नियमावली है जो सभी प्रकार के इंसान जो उस देश में रहते हैं उसको वो लोग सभी मिलके उसको एक्सेप्ट करते हैं या मानते हैं, यानी सभी को वो नियमावली मान के चलना पड़ता है। जो यहां पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेफिनेशन मिलता है कि आप लोग बोल सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in the territory called citizens and also the relationship between the people and the government। संविधान को आप लोग एक सर्वोच्च कानून बोल सकते हैं जो ये स्थिर करता है कि जनता जो किसी भी प्रदेश में रहते हैं या किसी भी अंचल में रहते हैं, जिसको हम लोग सिटीजन्स या नागरिक बोलते हैं, उनका जो संपर्क होता है जनताओं के बीच में, वो संपर्क भी स्थिर करता है। और क्या स्थिर करता है कि जनता के साथ जो सरकार का जो संपर्क होता है उसको भी संविधान में मान्यता दिया जाता है। लेट्स नो व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू। चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। एक संविधान बहुत कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तारित तरीके से डिस्कस करते हैं या आलोचना करते हैं। Let's discuss the first point. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। एक देश में बहुत सारे तरीके के लोग बसते हैं, तो संविधान का काम क्या होता है? एक विश्वास और समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी इसको एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसको ये उत्पन्न करता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग, तो वो लोग एक साथ रह सके।
क्योंकि अगर एक देश में अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो उनका विचार अलग होगा, उनका सोच अलग होगा, उनका ट्रेडिशन अलग होगा, उनका कल्चर अलग होगा। हमारे देश को ही ले लीजिए, तो यहाँ पे जो संविधान बना है ये सभी लोगों को एक साथ जो रह सके, सभी लोग मिलके रह सके शांतिपूर्ण तरीके से, उनमें यह विश्वास और समन्वय का सृष्टि करता है। Second point is it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. संविधान ये निर्दिष्ट करता है या तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, और दूसरा बात यह है कि कौन, किसके हाथ में कितना पावर या क्षमता रहेगा और वो क्या डिसीजन यानी सिद्धांत ले सकता है। इसका मतलब यह है बच्चों की संविधान के रहते किसी भी तरीके से किसी का भी सरकार गठन नहीं हो सकता है। एक बेसिक रूल्स के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के आधार पे अकॉर्डिंग टू वोट, यानी वोट से ही कोई ना कोई सरकार गठन हो सकता है। और दूसरा बात होता है कि सरकार में भी जो लोग पावर में रहेंगे उनको कितना पावर दिया जाएगा और उस पावर के चलते वो कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, यह संविधान ही तय करती है। The third point, it lays down limits on the powers of the government. संविधान सरकार का जो क्षमता है उसमें एक पर्टिकुलर रोक लगाता है, ये लिमिट्स ले लेते हैं कि उस लिमिट के बाहर जाके कोई भी गवर्नमेंट अपना पावर का या अपना क्षमता का व्यवहार या यूज नहीं कर सकता है। एंड टेल्स अस, और ये हमको ये बताती है व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, नागरिकों का क्या क्या अधिकार है ये संविधान में लिखा रहता है। Fourth and final point is it expresses the aspiration of the people about creating a good society. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक प्रजाति के लोग बसते हैं यहाँ पे, और उनका ये महत्वाकांक्षा रहता है कि एक अच्छा समाज में हम लोग विराज करें या बसे। तो संविधान हर वक्त यही चाहता है कि लोगों का जो महत्वाकांक्षा है कि हम एक अच्छा समाज को निर्माण करना, क्योंकि अगर एक संविधान अच्छी तरह से गठन होता है तो वो संविधान से पूरा समाज, पूरा देश, पूरा जाति भी अच्छी तरह से ही गठन होता है अगर हम लोग उसका ठीक ठाक से पालन करें तो। जो ये चारों पॉइंट्स के साथ साथ संविधान का जो डेफिनेशन है यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कभी भी आ सकता है। All countries that have constitutions are not necessarily democratic. हर जो देश जिसके पास संविधान होता है ये जरूरी नहीं है कि वो गणतांत्रिक है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो भी गणतांत्रिक देश है इस पूरे विश्व में उनके पास संविधान होना जरूरी है। इस बात को हम लोग गहराई से समझते हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो देखिएगा कि चाइना में भी हर एक रिलीजियन को पूरा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वही वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये लोग संविधान है लेकिन वो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप लोग डेमोक्रेसी अपने आप को बोल रहे हो, डेमोक्रेसी के हिसाब से आप लोग अपने आप को घोषित कर रहे हो, तो आप लोगों के पास कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। चलिए इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आजादी का जंग लड़ने के बाद द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका ने अपने आप को एक संविधान दिया। क्यों दिया? क्योंकि अमेरिकन लोग अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सेदार मानते थे, यानी उन्होंने अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से घोषित किया, तो इसलिए उन्होंने अपने कंट्री के लिए एक संविधान बनाया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस में जो क्रांति आई थी उसके बाद जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उन्होंने एक संविधान को अप्रूव किया। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से क्या हुआ, यानी अमेरिका के युद्ध के बाद और फ्रांस के क्रांति के बाद सभी देशों ने जिन्होंने अपने आप को डेमोक्रेसी घोषित किया उन्होंने अपने देश के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान बनाना शुरू कर दिया था, ताकि उनका देश एक ठीक तरीके से चले, एक बेसिक रूल्स पे चले, एक डिसिप्लिन से चले, एक प्रिंसिपल से चले। चलिए दूसरे देशों के संविधान के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है
द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में जानेंगे। ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आए या ना आए, आपके देश के संविधान के बारे में आपको जानने का हक है और आप ये ज़रूर जानिए। चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। Like the South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. दक्षिण अफ्रीका की तरह ही जब भारत में संविधान बन रहा था तब भारत बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. भारत जैसे इतने बड़े और विविध प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको दिमाग में रख के एक संविधान बनाना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहेंगे, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, तो इनको दिमाग में रख के कुछ ऐसा संविधान बनाना पड़ेगा जो सबके लिए परफेक्ट हो या सब उसको पूरी तरीके से मान के चल सके। तो इतने सारे इश्यूज को लेके अगर संविधान बनाना हो तो ये बहुत आसान बात नहीं होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और इसको बनाने के लिए बहुत अलग सा सोच चाहिए जहाँ पे हर एक इंसान को उनका प्राप्त सम्मान मिले और उनको प्राप्त अधिकार मिले और उनको खुशी हो उस संविधान से, किसी भी तरीके का उनके मन में अफसोस ना हो। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. इसका मतलब होता है उस समय भारत के जो लोग थे वो विषय को लेके नागरिकों की स्थिति में उभर रहे थे। यानी आज़ाद भारत के जो लोग थे वो नागरिक के हिसाब से वो आत्मप्रकाश कर रहे थे। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। भारत का जन्म हुआ था एक धार्मिक विभेद के कारण से, मतलब तब आज़ाद भारत हो चुका था लेकिन तब एक रिलीजियस डिफरेंसेस आ गया था और भारत का दो टुकड़े हो चुके। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो एक सदमा था, जो ये पार्टीशन हुआ था, एक सदमा था और सदमा वाला उनको क्या हुआ था, एक एक्सपीरियंस हुआ था भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। इतिहास में देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो कि ब्रिटिश लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया था कि भारत में पहले हिंदू मुसलमान सब एक साथ ही रहते थे, उन्होंने एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी थी। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक डिफरेंट कंट्री बना दिया पाकिस्तान, और वहां पे क्या हुआ, जितने भी भारत के मुसलमान लोग थे वो उनको जोर जबरदस्ती क्या हुआ, पाकिस्तान भेज देने लगे, और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू लोग थे या और कास्ट के जो लोग थे उनको जोर जबरदस्ती हिंदुस्तान में भेज देने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रिलीजियस वायलेंस पैदा हो गया था कि एक धार्मिक दंगा हो चुका था, और इस दंगे में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये बहुत ही ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि एक सदमादायक हम लोगों का एक एक्सपीरियंस हुआ था तब के समय में। अब देखिए इस पार्टीशन के वजह से क्या हुआ था, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। तो ये पार्टीशन रिलेटेड जो वायलेंस हुआ था उससे क्या हुआ कि दोनों देशों के लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे धार्मिक दंगों की वजह से। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे आप लोग हैदराबाद बोल सकते हो, तो क्या हुआ, नवाबों के जो स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश ने क्या किया था, उनके ऊपर यह छोड़ दिया था कि वो भारत के साथ जुड़ेंगे या पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे या खुद एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। The merger of these princely state was a difficult and uncertain task। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश लोग हम लोगों के लिए छोड़ के गए थे, पूरा हम लोगों को बीच में फंसा के, तो इनको जोड़ना एक पूरी तरीके से मुश्किल और संदेहजनक विषय था। मतलब ये होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों को कुछ भरोसा नहीं था। When the constitution was being written, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, the future of the country did not look as secure as it does today। तो जो संविधान लिखा जा रहा था तब इसका जो भविष्य होगा, यह सुनिश्चित होगा, यह सुरक्षित होगा कि नहीं, ये तब पता नहीं था आज की तरह। क्योंकि आज जो हम जी रहे थे, हम लोग ये मालूम है कि भारत अभी जो है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा डेवलप है।
लेकिन तब के ज़माने में जो सर्कमस्टेंसेस था उसके चलते हम लोग ये निश्चित नहीं थे जो संविधान हम लोग को दिख रहे वो हमारे जनता के लिए वो सुरक्षित होगा या नहीं, हमारे देश के लिए वो सुरक्षित होगा कि नहीं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तब के ज़माने में जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो रचयिता थे, मेकर्स थे, वो लोग पूरी तरीके से ये चिंतित थे या दुश्चिंतित थे, मतलब उनके अंदर ये दुश्चिंता था कि भारत का जो वर्तमान और भविष्य क्या होगा, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। कहते हैं कि सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे जो भारत का जो संविधान बना है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान का जो पथ था, ये जो निर्माण हुआ था, वो कैसा था। चलिए जानते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। क्या था वो एडवांटेज? Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत में उनको ये आम जनता की राय लेने की ज़रूरत नहीं थी कि जो गणतंत्र भारत वो कैसा दिखना चाहिए वो कैसा दिखेगा। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैज इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि हमारे आज़ादी के समय से हम लोग ये तय कर चुके थे या सोच चुके थे कि जब आज़ाद भारत होगा तब वो गणतंत्र देश के हिसाब से वो कैसा दिखेगा। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो अनिश्चितता थी गोरे लोग और काले लोगों को लेके, यानी ब्लैक अफ्रीकन्स एंड वाइट यूरोपियंस को लेके जो दिक्कत थी वो भारत में नहीं था, क्योंकि भारत में सभी लोग इकट्ठे होके आज़ादी का लड़ाई लड़े थे और उनका जो दूरदृष्टि था संविधान को लेके वो बहुत ज्यादा क्लियर था। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. हमारा जो जातीय आंदोलन था आज़ादी के लिए, ये सिर्फ एक विदेशी शक्ति के खिलाफ एक लड़ाई नहीं थी। इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिज्यूवनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा लड़ाई इस कदर था कि हम अपने जो देश है इसको पूरी तरीके से एक नए तरीके से बनाए और इसमें जो सोसाइटी यानी समाज और राजनीति का पूरी तरीके से यहाँ पे बदलाव लाए और वो बदलाव पूरी तरीके से सकारात्मक हो। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। हालांकि इतने बड़े देश में जब आज़ादी के बाद कोई भी फैसला किया जाता है उस फैसले में जो ओपिनियंस आते हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस रहता ही है। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। अभी भी आप लोगों को वो डिफरेंसेस दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके के, इतने अलग अलग धर्मों के, जाति के, विचारों के लोग रहते हैं कि उनका विचार अलग हो ही सकता है भारत को लेके। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाई ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन इतने सारे विभेद या डिफरेंस के बावजूद भी हमारा जो पर्टिकुलर जो बेसिक आइडियाज है वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। यानी विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देश के लिए, देश के भविष्य को लेके और देश को सुरक्षा को लेके, देश की उन्नति को लेके सबका जो सोच है वो ऑलमोस्ट सेम है सबका। So let's go ahead. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो 1928 में अगर हम लोग वापस जाते हैं तब मोतीलाल नेहरू जी और कांग्रेस के जो 8 नेता थे उन्होंने क्या किया था, भारत के संविधान का एक ढांचा यानी ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। तो ड्राफ्ट क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको सामने आने के लिए या ग्रैंड करने से पहले उसका जो एक पर्टिकुलर जो लेखा जोखा होता है पहले से ही, जो आप लोग रफ भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should like. तो 1931 में जो कराची में एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पे एक संकल्प ले लिया गया था कि भारत के आज़ादी के बाद भारत का जो संविधान होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। यानी भारत के आज़ादी के बहुत साल पहले ही भारत के जो संविधान होगा या बनेगा वो कैसा दिखेगा, ये ऑलरेडी कराची सम्मेलन में ये तय कर लिया गया था। अब आपके दिमाग में आ रहा है कराची तो पाकिस्तान में है, लेकिन कराची पाकिस्तान में तब गया 1947 का 14 अगस्त के बाद वो पाकिस्तान में गया, लेकिन पहले पाकिस्तान और भारत एक थे। यानी भारत में भी सम्मेलन होता था और पाकिस्तान में भी सम्मेलन होता था और दोनों मिलके क्या होता था, एक
टोटल इंटायर इंडिया था। Both these documents were committed to inclusion of universal adult franchisee, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. तो दोनों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे? 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ साथ कांग्रेस के जो 8 नेता थे उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था वो वाला डॉक्यूमेंट्स, और 1931 में कराची सम्मेलन में जो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया था वहां पे भारतीय जो संविधान बनेगा उसमें क्या क्या होगा ये तय कर दिया गया था। पहला बात है कि इसमें अंतर्निहित किया जाएगा, इसमें डाला जाएगा क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी जो 18 साल की उम्र है वो प्रत्येक नागरिक जो 18 साल की उम्र है वो वोट देने का अधिकार रखेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, या वो पढ़े लिखे हो या ना हो, या वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जो 18 साल के ऊपर है वो लोग वोट दे सकते हैं। उनको आजादी और समानता का अधिकार मिलेगा, डेट मीन्स राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। और क्या मिलेगा? जो माइनॉरिटीज क्लास के लोग हैं यानी बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं, जिनको भारत में पहले वर्ण विभेद के नाम से यानी जो जाति धर्म के नाम से उनको छोटा किया जाता था, उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, उनका जो आत्मसम्मान है उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। इसका मतलब है समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। यह भारत के संविधान में लिखा जाएगा। यह पहले से ही वो दोनों सम्मेलन में तय हो चुका था। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly made to deliberate the Constitution. तो संविधान सभा में संविधान को प्रस्तावित करने से पहले ये जो बेसिक वैल्यूज है ये सभी लीडर्स ने मान लिया था। मतलब क्या होता है कि अगर देश का संविधान बनता है तो यहाँ पे हर नागरिक को समान अधिकार मिले, समान सुविधा मिले, यहाँ पे किसी भी तरीके का विभेद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यूज थे ये पहले से ही तय कर लिया गया था ताकि भारत के जो संविधान है वो सबसे श्रेष्ठ संविधान बने। The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. तो कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश रूल के टाइम में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उनके साथ हमारा परिचय होने के कारण से वो हमारी मदद की थी। किसमें मदद की? इंस्टीट्यूशनल जो डिजाइन थे उसका जो एग्रीमेंट का जो डेवलपमेंट है उसको और कितने बेहतर बना सकते हैं, उसमें क्या हुआ था, जो ये परिचय था उसमें वो हेल्प किया था। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। ब्रिटिश लोग सबको वोट देने की इजाजत नहीं देते थे, वो बहुत गिने चुने लोगों को क्या करते थे, वोट देने की इजाजत देते थे। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। तो इसके चलते क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोगों ने जो एक लेजिस्लेचर का शुरुआत किया वो लेजिस्लेचर बहुत ज्यादा ही वीक था या दुर्बल था। Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministers all over British India. तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लेके मिनिस्ट्री यानी मंत्री पद तक पूरा ब्रिटिश भारत में ये इलेक्शन हुआ था। These were not fully democratic government, लेकिन जो गवर्नमेंट का गठन हुआ था, सरकार जो बनी थी वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थी। ये बहुत आसान मामला है क्योंकि अगर ब्रिटिश लोग रहेंगे और वो लोग डेमोक्रेसी फैलाएंगे तो सबको समान अधिकार देना पड़ेगा, लेकिन वो लोग भारतीय लोगों को समान अधिकार नहीं देने वाले थे। तो इसके लिए क्या हुआ, इलेक्शन तो हुआ था लेकिन वो पूरी तरीके से जो सरकार गठन हुआ था उसमें वो पूरी तरीके से हम लोग नहीं बोल सकते कि वो डेमोक्रेटिक था। But the experience gained by Indians in the working of legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. तो भारतीय लोगों ने जिन्होंने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में काम करके जो तजुर्बा हासिल किया था ये प्रमाण करता है कि ये उनके लिए इतना ज़्यादा हमारे देश के लिए लाभदायक हुआ था। कैसे कि जब देश के लिए उन्होंने जब इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था और उनमें जो उन्होंने काम किया था उनका वो जो पुराना तजुर्बा ये काम पे आया था। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, समझो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसमें आपको कोई ना कोई काम का एक्सपीरियंस होता ही अगर आप दिल लगा के काम करते हो तो, ठीक है। अब आप जब अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे तब क्या करोगे, आप पुराने तजुर्बे से क्या करोगे, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे वो तजुर्बे से जो अपना जो बिजनेस बनाओगे उसको आप बेहतर गठन करोगे और उसमें काम भी आप लोग बेहतर ढंग से कर सकोगे। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from the colonial law, like the Government of India Act 1935.
इसीलिए भारतीय संविधान औपनिवेशिक कानून यानी कॉलोनियल लॉ के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीड्यूर से उसको ग्रहण किया था। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. संविधान के ढांचों पर वर्षों की सोच और विचार विमर्श का एक और ही लाभ था। हमारे नेताओं जो थे वो दूसरे देश से सीखने की आत्मविश्वास हासिल करते थे, लेकिन वो अपने शर्तों पर ही बनाते थे। मतलब क्या होता है कि हम लोग दूसरे से सीखेंगे क्या बनाना है, लेकिन जो बनाएंगे उनका जो नियम होगा वो अपना ही होगा। Many of our leaders were inspired by the ideas of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. बहुत सारे हमारे जो नेता थे वो लोग पूरी तरीके से अनुप्राणित हुए थे किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और ब्रिटिश में जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट था उनका जो प्रैक्टिस था उनसे, और जो यूएस में द बिल ऑफ राइट्स था उनसे भी वो लोग प्रेरित हुए थे। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. रशिया में या रूस में जो सामाजिक क्रांति आई थी वो भी बहुत सारे भारतीयों को प्रेरित किया था ये सोचते पे कि सामाजिक और अर्थनैतिक जो समानता है उसके लिए एक परफेक्ट शेप लाया जाए हमारे सिस्टम में। Yet they were not simply imitating what others had done. यहाँ पे दे मतलब भारतीय जो संविधान के निर्माता थे उनको समझाया जा रहा है कि हमारे जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो लोग पूरी तरीके से हर एक देश को नकल नहीं किए थे। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। हालांकि उनका एक एक्सपीरियंस या तजुर्बा था दूसरे देशों के संविधान को लेके कि जब हम एक संविधान बना रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये हमारे देश के लिए सही होगा कि नहीं, तो वो ये क्वेश्चन मतलब पूछ रहे थे। क्योंकि अगर संविधान बनता है वो देश का भविष्य का सवाल होता है, और अगर कुछ छूट गया या कुछ गलत हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा। तो इसलिए वो हर वक्त प्रश्न बना रहे थे कि जब संविधान में कोई भी धाराएं आए या कोई भी नियम लागू हो वो सही होगा कि नहीं। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितने भी फैक्टर्स थे ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाने में पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट रहा। Now here we are going to discuss about the Constituent Assembly of India. चलिए संविधान सभा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। The drafting of the documents called Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया एक सभा में जहाँ पे संविधान के जो दस्तावेज पढ़े गए थे उसको हम लोग संवैधानिक सभा बोल सकते हैं। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. तो भारतीय संविधान सभा का जो इलेक्शन यानी जो निर्वाचन हुआ था वो पहले हुआ था जुलाई 1946 में। फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इसके लिए जो पहला मीटिंग या सभा बुलाया गया था वो था दिसंबर 1946 को। Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. तो क्या हुआ था कि 1946 के 8 महीने बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके ठीक एक दिन पहले ही पाकिस्तान भी बन गया, और दोनों कंट्री का अलग अलग क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट 299 मेंबर्स। तो जिस संविधान सभा ने पूरा भारतीय संविधान लिखा था उनमें कुल 299 मेंबर्स थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. संविधान सभा ने संविधान को गोद लिया या ग्रहण किया था 26 नवंबर 1949 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन ये पूरी तरीके से इफेक्ट या कार्यकर हुआ था 26 जनवरी 1950 से। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज आवर रिपब्लिक डे। इस दिन को स्मरण करते हुए या मानते हुए हम लोग हर साल 26 जनवरी को हम लोग हमारा देश का गणतंत्र दिवस या प्रजातंत्र दिवस मनाते हैं।
तो बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं छोटे बड़े, तो आप लोग इस पोर्शन को बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा और समझिएगा कि भारतीय संविधान कब एडॉप्टेड हुआ और ये कब इफेक्ट हुआ, या हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? अब सवाल बहुत सारे हमारे मन में या जहन में आते हैं कि 50 साल पहले जो संविधान हमारे देश में बन चुका है, या अभी आप लोग ले सकते हो कि लगभग 70 साल पहले जो संविधान हमारे देश में बन चुका है उसको हम लोग कैसे मान ले। मन में तो सवाल आएगा कि कुछ भी संविधान में लिखेंगे और हम लोग मान लेंगे, क्यों मानेंगे, इसका कारण क्या है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन इवॉव, इसके पहले कि हम लोग क्यों इस संविधान को ना माने, यानी हम लोग इस संविधान को क्यों मानना चाहिए, इसके लिए हम लोग को एक कारण ऑलरेडी मिल चुका है। वो कारण क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो जो संविधान जो बना था, इसका जो रिफ्लेक्शन था वो केवल जो नेता लोग जो बनाए थे या लीडर्स लोग जो बनाए थे उसका केवल उनका मन का केवल बात नहीं था, ये पूरा भारत के जो लोगों की मन की बात उसको दिमाग में रख के ये संविधान बनाया गया था। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups of all political parties. बहुत सारे ऐसे देश हैं इस विश्व में जिन्होंने अपना जो संविधान है उनको फिर से लिखा, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक रूल्स था वो पूरा उनका जो जनगण था या जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने उस पर्टिकुलर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उनको वो नहीं मानने लगे, क्योंकि वो बेसिक रूल शायद सबके लिए सही नहीं था। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट्स एज ए मियर पीस ऑफ पेपर। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे संविधान केवल एक कागज का टुकड़ा ही माना जाता है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, और कोई भी इसको ठीक तरीके से फॉलो भी नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, हमारे संविधान का जो तजुर्बा है वो पूरा हटके या अलग है। ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लगभग 50 साल में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने संविधान के जो निर्णय है या नियम है उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। But no large social group or political party has ever questioned on the legitimacy of the constitution itself. लेकिन 50 सालों में कभी भी कोई बड़ा सामाजिक संस्थान या राजनीतिक दल ने कभी भी हमारे जो संविधान का जो सत्यता है उसको लेके कभी भी किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठाया। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी भी संविधान के लिए एक क्या बोल सकते हैं कि असामान्य प्राप्ति है। क्योंकि अगर आप लोग कोई काम करते हैं और वहाँ पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं तब आपका दर्जा ही कुछ अलग होता है। वैसे ही भारतीय संविधान का दर्जा विश्व में जितने भी संविधान हैं उनसे सबसे ऊपर है। The second reason for accepting the constitution is that constituent assembly represented the people of India। जो दूसरा कारण है कि हम लोग भारतीय संविधान को क्यों मानेंगे, इसके पीछे और एक कारण जो है वो है संविधान सभा ने भारत के आम नागरिक को सबसे आगे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यानी भारतीय संविधान पूरी तरीके से भारतीय नागरिक को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उनको यह बनाया गया है कि ताकि भारतीय नागरिक को किसी भी तरीका कोई भी भविष्य में प्रॉब्लम ना हो या समस्या ना हो। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम, तब के ज़माने में किसी भी तरीके का मतलब नागरिकों को वोटाधिकार देने का हक नहीं था। कब के ज़माने में? जब ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे और संविधान बनने से पहले। So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India। तो जो संविधान सभा था उसका जो चयन होगा वो पूरा भारत के जो लोग थे वो लोग चयन नहीं कर सकते। कौन चयन कर सकता था? इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव।
तो उनको कौन चयन कर सकता था, यानी संविधान को कौन बना सकता था, कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, 299 मेंबर्स जो थे, वो लोग सभी मिलकर क्या किए थे, संविधान का रचना किए थे। दिस एंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये दर्शाता है कि हमारे देश के भौगोलिक इलाके में जितने भी लोग थे, यानी हमारे देश के हर क्षेत्र के लोग मिलके जो संविधान बनाएंगे वो कभी भी किसी एक पक्ष के लोगों के लिए नहीं होगा, वो समग्र भारत में जितने भी लोग थे उनके सभी के हित के लिए ही वो सोच के संविधान बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस संविधान को हम लोग दिल से स्वागत करते हैं। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी डेट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो सभा थी उसको कौन डोमिनेटेड करते थे, भारतीय जातीय कांग्रेस के जो सदस्य थे जिन्होंने भारतीय आज़ादी में बहुत ज़्यादा अवदान दिया था, वो लोग इसको डोमिनेट करते थे। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। लेकिन भारत के जो भारतीय जातीय जो कांग्रेस थे या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें भी बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे एंड उनका क्या था, उनका जो ओपिनियंस था वो भी अलग अलग था। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। इस असेंबली या सभा में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ पूरी तरीके से नहीं दिया या कांग्रेस के विचारों से वो लोग सहमत नहीं थे। In social terms too, the assembly represented members from different language groups, caste, क्लासेस, रिलीजियन एंड ऑक्यूपेशन। अगर सामाजिक नज़रों से भी देखा जाए तो ये जो संविधान सभा थी ये किनको किनको रिप्रेजेंट करती थी, समाज में अलग अलग भाषा भाषियों के जो लोग थे, अलग अलग विभाग के, उनको, अलग अलग जातियों को, अलग अलग श्रेणियों को, अलग अलग धर्म के लोगों को और अलग अलग जो काम करते हैं यानी कर्मी लोगों को भी वो लोग रिप्रेजेंट किया करते थे। यानी किसी एक को वो महत्व नहीं दिया करते थे, उन्होंने सबको लेके इस संविधान सभा में सदस्य बनाया। और इसका मतलब ये है कि भारत जो है किसी एक पक्ष या किसी एक धर्म या किसी एक जाति या किसी एक श्रेणी को सपोर्ट नहीं करेगी, वो सबको लेके आगे बढ़ेगी जो भारत में रहना शुरू किए थे। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, यहाँ तक कि अगर संविधान सभा में जो मेंबर्स थे यानी निर्वाचन अगर होता और जो मेंबर्स चुने जाते, इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन डिफरेंट। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो लोग संविधान को बनाए थे उन्होंने पूरा भारत के सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए, उनके भलाई को सोच के, उनका डेवलपमेंट को सोच के ही बनाया था। तो अगर पूरा जनता भी वोट देती तो जो संविधान आज है वैसा ही संविधान बनता, इसमें कोई फर्क नहीं आता। फाइनली द मैनर्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अंत में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो सभा थे, उनके जो मेंबर्स थे या जो सदस्य थे, उन्होंने बड़े ही शिष्टाचार से हमारे संविधान को एक पवित्र मात्रा दिया था। The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। जो Constituent Assembly थे उन्होंने पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक, ओपन और एक कॉन्सेंसुअल यानी संवेदनशील शिष्टाचार के चलते हमारे संविधान को तैयार किया था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वॉज डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल स्थिर किया गया या डिसाइड किया गया और उसके ऊपर सभी लोग राजी हुए। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। और उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया और उन्होंने क्या किया कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डिस्कशन करने के लिए। अब ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं एक देश का आईना हो सकता है। तो अगर कुछ गलती निकले तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनली किसी कॉन्स्टिट्यूशन को सबके सामने पेश करने से पहले क्या होता है, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, क्योंकि जितने भी गलत चीज़ है उसको हटाया जाए और फाइनली जो आए वो एकदम पूरा प्योर हो। Several rounds of through discussion took place on the draft constitution clause by clause। बहुत सारे अलग अलग राउंड्स में मीटिंग करके ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डिस्कशन चले थे, जिसमें विभिन्न खंडों में ये संविधान का जो प्रस्ताव है उसमें आलोचना किया गया था और निर्णय लिया गया था।
मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेर कंसिडर्ड, लगभग 2000 संशोधन संविधान में किया गया था। द मेंबर्स डेलिबरेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, 3 सालों में लगभग 114 दिन जितने भी संविधान के सदस्य थे उन्होंने विचार विमर्श किया था। एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड, हर एक डॉक्यूमेंट्स को वहां पर प्रेजेंट किया गया था। एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स और हर एक शब्द जो संविधान के बारे में लिखा गया था उसको रिकॉर्ड भी किया गया और उसको संरक्षण भी किया गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स किसको कहते हैं, तब आप लोगों को यह बोलना पड़ेगा। When printed these debates are 12 bulky volumes, जब ये डिबेट्स चला था तब ये जब प्रिंट हुआ था इसका लगभग संख्या हुआ था 12, यानी 12 बल्कि वॉल्यूम्स में इसको रिलीज किया गया था। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. यहाँ पे जितने भी डिबेट्स के बारे में बोला जा रहा है, हर एक डिबेट्स में संविधान के हर एक धाराओं को अच्छी तरह से युक्तिसंगत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया, यानी आप लोगों को लॉजिकली उसका रीजन क्या होगा ये समझाया गया। These are used to interpret the meaning of the constitution, जितने भी युक्तिसंगत तरीके से इसको समझाया गया, इसको संविधान में अनुवाद भी किया गया। तो बच्चों आज यहाँ तक ही ये पार्ट 2 वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से समझने में। इसका मैं पार्ट 3 लाऊंगा जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो अंतिम पोर्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में और जानेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा इस चैप्टर को समझने में तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अपना कमेंट्स चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ज़रूर फीडबैक में लिखिएगा। इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है किसी भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सोशल साइंस के चलते तो आप मुझे वहाँ पर भी आके कमेंट्स कर सकते हैं। ज़रूर अपना नाम और क्लास वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आज यहाँ तक ही, आप लोग सब सुरक्षित रहे, खुश रहे, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगा। नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।